कल भी और आज भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनकी लाइन एंड लेंथ टोन तकरीबन एक ही। फैसल वाडा साहब ड्यूल नेशनैलिटी की बात करते हैं और मेरे ख्याल से थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वो जो लापता शायर है अहमद फरहाद, उस केस में सख्त रिमार्क्स देना, एक सियासी रवैया अपनाया जाता तो मेरे ख्याल में बात यहाँ तक ना पहुँचती। मामला इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है। इमरान खान भी कहते हैं कि जिन पर तकिया था वो छोड़ गए और जिनका था कि ये छोड़ जाएंगे वो खड़े हुए। वो धमकियाँ देते रहते हैं जब से वो वज़ीर आला बने हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इलेक्शन लड़ा है वो एक सेटिंग के तहत लड़ा है। वो उस तरह के बयानात दे रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे आज खुद नोटिस केस फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो हुआ उसकी समाअत की। आज जो रिमार्क्स आए उसमें यह कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि ये जो दोनों हजरात हैं ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया गया? इससे लगता है कि किसी ख़ास मकसद के तहत ये किया गया। ये भी कहा गया कि नज़रअंदाज हमने जो पिछले वाक़यात थे उनको किया, इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया फैसल वावडा साहब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर भी आए, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहते हैं हर लफ्ज़ के ऊपर कायम हैं, अपनी बात के ऊपर कायम हैं और अदालत में जाकर भी कायम रहेंगे। ये भी कहा उन्होंने, कल शाहज़ेब खानज़ादा के शो में थे, कि अगर कोई जज उनके ऊपर किसी की प्रॉक्सी होने का इल्ज़ाम लगाएगा और ये कहेगा कि फैसल वाडा किसी की प्रॉक्सी हैं, तो फिर जज को ये साबित भी करना होगा अपना इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि मेरी इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आएगा तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। न सिर्फ फैसल वावडा बल्कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों को शो कॉज नोटिस हो गया 5 जून के लिए, दोनों को ज़ाती हैसियत में भी तलब किया गया है। लेकिन सिर्फ इन दोनों हजरात ने ही नहीं बल्कि कल भी और आज भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनकी लाइन एंड लेंथ टोन तकरीबन एक ही। अब जब ये अदालत ने नोटिस ले लिया है तो मामला किस रुख जाएगा और क्या हो सकता है, अपने तजियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन करिए बेनज़ीर शाह साहब, अरशद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे शुरू करूँगी और जानना चाहूँगी क्या समझती हैं, क्या नतीजा निकलेगा इसका? अलीना, पहले तो आपको तो पता है कि मेरी जनरली फैसल वाडा साहब के बारे में क्या राय है और जो वो बातें करते हैं मैं उनको कितना सीरियस लेती हूँ या मेरी नज़र में उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और लेकिन थोड़ी सी हंसी भी आती है जब वो फैसल वाडा साहब ड्यूल नेशनैलिटी की बात करते हैं और मेरे ख्याल से थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए जब भी वो इस किस्म की बात करते हैं। देखिए, ये जो कंटेम्प्ट का मामला है, अब हम में से कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि कल को क्या होता है और किस किस किस्म की सिचुएशन बनती है, लेकिन मेरी राय ये है, लग ये रहा है कि शायद 1-2 हेयरिंग्स हों इस कंटेम्प्ट का जो केस है, इससे आगे शायद मामला ना जाए। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक रिमार्क्स भी आ रहे हैं अदालत की तरफ से, कल जो जस्टिस अतर मनीला के रिमार्क्स आए, आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद अदालत जो है वो इस पे या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई इतना सख्त एक्शन नहीं लेना चाहती। जो कल जस्टिस अतर मनीला साहब ने भी जिस तरह अटॉर्नी जनरल को कहा कि देखिए जो बातें कर रहे हैं, ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ जो कहते हैं कि वो बातें जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कुछ इस किस्म की बात की कि मेरे ख़िलाफ़ तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और कुछ ऐसे फैसले भी इन जजेस ने माजी में दिए हैं जिससे शायद वो जुडिशल रिस्ट्रेंट के ज़्यादा हक में है और वो ज़्यादा आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़रा ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो शायद वो इस तरफ ना जाए। एक और भी इसमें मसला है अलीना कि अगर आप कंटेम्प्ट लगाते हैं फैसल वाडा पे या मुस्तफ़ा कमाल पे, तो फिर वेयर डज इट स्टॉप? क्योंकि देखें बहुत से सियासतदान हैं कल जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ने सोशल मीडिया पे भी इस किस्म की बातें की। पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पे जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है। कुछ सियासतदान किसी जज के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, कोई और सियासतदान किसी और जज के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, तो फिर क्या उनका भी कंटेम्प्ट नोटिस लिया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा? और देखिए इस पूरे मामले में मेरे ख्याल से तो बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत भी कहाँ खड़ी है या हुकूमत की क्या राय है। अब तो कुछ हुकूमती अफसरान जो हैं वो टॉकिंग पॉइंट्स भी भेज रहे हैं सहाफ़ियों को 4 पेजेस के कि देखें ये मामलात हैं जो आप
टीवी पे जिस पे आप बात कर सकते हैं जजेस के बारे में, तो मेरे ख्याल से वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। बहुत ही क्लियर है कि हुकूमत कहाँ पे खड़ी है इस पूरे इशू में। तो मेरे अब पूरी हुकूमत पे तो कंटेम्प्ट नहीं लग सकता, तो मेरे ख्याल से ये इतना इस इशू को शायद नहीं बढ़ाया जाएगा। नोटिस लेने का मेरे ख्याल से जो मकसद था, आपने कहा कि वेयर डज इट स्टॉप, मेरा सवाल है वेयर विल इट गो, और दरमियान में क्या होगा? बिकॉज यू नो बड़ी जो सख्त बातें थी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फैसल वावडा ही नहीं सिर्फ, बल्कि हमने देखा कल मुख्तलिफ लीडरान एक ही बात कर रहे थे। 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, आज भी एक हुई, सबका निशाना अदलिया थी और मुलाकातें किससे होती हैं, बातें किससे होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ड्यूल नेशनैलिटी है बहाना, लेकिन अदलिया को दबाव में लाना टाइप चीज़ हो रही है? देखिए अलीना, देखिए 2 सेपरेट इश्यूज चल रहे हैं। एक तो ये जो मुहिम चलाई जा रही है अदलिया के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा सीरियस मेरे ख्याल से इशू है, वो है मुदाखलत का। और वो एक ऐसा इशू है जिसमें मुझे नहीं लगता कि इस अब अदलिया जो है वो बैक फुट पे जाएगी या बैक ऑफ करेगी। मुझे लगता है वहाँ पे वो मैसेज देंगे बड़ा क्लियर कि इनफ इज़ इनफ। और मुझे, क्योंकि देखें ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं इनके शायद 5 महीने रह गए हैं, अभी जो अगले चीफ जस्टिस आएंगे उनका ज़रा ज़्यादा। अच्छा, मैं सवाल एग्जैक्टली यही कर रही थी, क्योंकि हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया, कोई SOPs, कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा तय किया जाएगा कि जिससे मैसेज आए कि देखें ये मुदाखलत जो है ये रुकनी चाहिए या इसमें कमी आनी चाहिए, या कोई ऐसा, इस चीज पे मेरे ख्याल से अदलिया साथ खड़ी रहेगी। मुझे नहीं लगता ये कंटेम्प्ट का मामला ज्यादा आगे लेके जाया जाएगा। भट्टी साहब, क्या कंटेम्प्ट का मामला बिल्कुल अलग है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उनका कोई ताल्लुक नहीं है ये जो अदलिया के मामले में मुदाखलत और उसके नतीजे में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे? नहीं मैडम शेख, मुझे लगता है कि है मामला, ये कोई इसको अलग थलग नहीं देखा जा सकता और बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। 6 जजों का ख़त लिखना सुप्रीम कोर्ट को कि मैं गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारा ख़ानदान गैर महफूज। उसके बाद 3 हाई कोर्ट्स के जजेस का उन 6 जजेस के पीछे खड़े हो जाना, उस पर आज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस साहब का, और पहले 7 रुकनी और फिर 6 रुकनी बेंच की समात, और फिर जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलना, फिर जस्टिस बाबर सत्तार के जो ख़िलाफ़ कैंपेन है चली है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत कार्रवाई का बेंच बना देना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में बेंच बनना, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अब ये सूरत हाल देखें ये किस तरह आती जा रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वो जो लापता शायर हैं अहमद फरहाद, उस केस में सख्त रिमार्क्स देना और कहना कि मैं वज़ीर आज़म को भी बुला लूँगा, सबको बुला लूँगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। और फिर जस्टिस सुना जा रहा है जस्टिस तारिक जहांगीरी का अदालत में कुछ इदारों के दाखिले पर पाबंदी लगा देना, और फिर इसके साथ ही फैसल वावडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ओन चौधरी साहब, अब्बास अफरीदी साहब, इनकी रज़ाकाराना प्रेस कॉन्फ्रेंसें। तो अब ये मुझे मामला एक बिल्कुल एक कड़ी दर कड़ी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब मैडम शेख फैसल वावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाबर सत्तार साहब को लेकर या डुअल नेशनलिटी को लेकर, वो वाकई तौहीन अमेज़ थी। हमारी पगड़ी उछालेंगे तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। इस पर गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बरम भी दिखाई दी और उन्होंने अटार्नी जनरल साहब को मुखातब करके भी कहा था कि अटार्नी जनरल साहब आपने अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए अब जजों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि हम पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे। मैं वाज़े कर दूँ, कोई जज डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं। और अटार्नी जनरल बोले कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यही रिमार्क्स नहीं दिए। इससे पहले जो 6 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है उसमें भी जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि नहीं, एक बैरूनी दबाव होता है, अंदरूनी दबाव भी होता है, सोशल मीडिया का दबाव भी होता है और फिर फैमिली का दबाव भी होता है, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि जो बाबर सत्तार साहब का केस को लेकर के जो जज भी सच बोलेगा उसके साथ अगर यही होना है तो कौन सच बोलेगा। और जो हम सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप से तवक्को नहीं करते, वो नीचे जुडिशरी से कैसे तवक्को करेंगे। तो ये सारा जो है, और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से भी कैंपेन चली सोशल मीडिया पर।
तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कोई अलग थलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है। बाकी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, जो आखिरी बात करना चाहूँगा कि फैसल वाडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब या ओन चौधरी साहब, इसका मुझे समझ नहीं आती कि इस गुफ्तगू का फ़ायदा क्या है। हाँ, ये अगर उनको एतराज़ था जैसे अरकान पार्लियामेंटेरियन की दोहरी शरीयत पर, तो वो दरख्वास्त दायर करते सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ भी की जाए, या अगर इस पर एतराज़ है तो वो तीनों हुकूमती रुकन हैं हुकूमत में इस वक्त, तो कानून साजी कर लेते। आप अरकान पार्लियामेंटेरियन है, कानून साजी करें, आइन में तरमीम करें और जजेस की दोहरी शरीयत का भी मामला ख़त्म करें। लेकिन मुझे लग रहा है मैडम शेख कि ये सरासर ज़्यादती है, ये अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है आपके मुताबिक, तो कौन कर रहा है ऐसी कोशिश? मैडम शेख, ये अब मैं तो नहीं कर रहा, मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं है। जाहिर बात है, मैं तो आपका तर्जीह आपकी, हाँ, क्योंकि ये मामला आया ना, एक तरफ से रुझान ये पाया जा रहा है कि वो किसी की प्रॉक्सी हैं। किसकी प्रॉक्सी हैं भट्टी साहब? क्या हो रहा है ये? फैसल वाडा साहब तो कह रहे हैं मैं तो एक मुहिब्बे वतन शहरी होने के नाते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हो सकता है मैडम शेख वो सच कह रहे हों, लेकिन अब अगर जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा है कि आपने अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए डराना धमकाना शुरू किया है, तो अब वो जब तौहीन अदालत का केस चलेगा और ज़ाती हैसियत में पेश होंगे तो उधर सारा पता चल जाएगा। मामला चूँकि अदालत में है, अच्छा। इसलिए आप भी नहीं कुछ कहेंगे? फोरम है उनको। जी, इसलिए आप भी नहीं कुछ कहेंगे, दिल की बातें दिल में ही रखेंगे? जी यकीनन मैडम शेख, क्योंकि उसकी वजह ये बता दें शेख कि आप मुझे वक्त से पहले उनके तीनों के साथ खड़ा करके देखना चाहती हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे लिए अदलिया मोहतरम है। आज तो आप बड़े अच्छे बच्चे बने हुए हैं, वरना पिछले हफ्ते से, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से जो आप कर रहे हैं, अभी तक हो जाता आपको नोटिस। ऐसे तो क्या कहूँगा मैं आपको? नहीं, मैं मैडम शेख, मुझे उम्मीद, मैंने कहा है ना कि जो आपका एजेंडा है वो मैं कुदरती अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, जोक्स अपार्ट, सिर्फ ये जल्दी से बता दें, फिर मैं एजाज की तरफ बढ़ती हूँ कि सर फैसल वाडा साहब ने बड़ी बातें की, प्रोग्राम्स में बैठकर कहा मुलाकातें हो रही हैं, मुझे कोई बुलाए, मुझे अदलिया बुलाए, मैं तो चाहता हूँ सबूत सामने रखूँ। आपकी बड़ी इंसाइट भी होती है इन मामलात के अंदर। वाकई में ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ शोज़ में करने के लिए? वाकई में उनके पास कोई सबूत या कोई इस तरह की चीज़ है जो जाके चीज़ें हिला सकता है ज़रा अदालत के अंदर? जी मैडम शेख, मैं फैसल वाडा साहब और मैंने कई प्रोग्राम्स इकट्ठे किए हैं, और फैसल वाडा साहब से मैं जब वक्फे में पूछता था कि आपके किन बातों की हवाला दे रहे हैं, तो वो एक ही बात कहते थे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ केस में मुझे बुलाए ना, मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इन हवालों में। तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उनको बुला लिया गया। अब मेरा ख्याल है उन्हें सब कुछ वहाँ आगाह करना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके पास क्या कुछ। अच्छा एजाज, आपको लगता है इस चीज़ का मौका आएगा? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले तो इस फोरम से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज से चंद रोज़ पहले हमारे एक सहाफ़ी, एक साबिक़ प्रोड्यूसर और शायर, उनको उठा लिया गया है। उनको फरहाद अहमद को फौरी तौर पे रिहा किया जाना चाहिए, और अभी तक उनकी फैमिली को उनका कुछ पता नहीं, और वही लापता तरीका जिस तरह लापता किया जाता है, जबरी तौर पर लापता किया जाता है। तो पहले तो ये है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, एंड आई बिलीव कि इस पैनल के तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। दूसरे नंबर पर अलीना, जो आपने बात की है कि इस हवाले से आगे क्या होगा, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा साहब हों, मुस्तफ़ा कमाल हों या और लोग हों, अगर एक सियासी रवैया अपनाया जाता तो मेरे ख़्याल में बात यहाँ तक ना पहुँचती। और सियासी रवैया अपनाए जाने का मतलब क्या होता है कि जब सियासतदानों को इस बात का पता हो कि कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी, अगर सियासतदानों को इस बात का पता हो और अगर वो वाकई सियासी समझबूझ रखते हों, और यकीनी तौर पे हमारे बहुत सारे लोग सियासी समझबूझ रखते हैं, तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करते हैं तो उनकी जो गुफ्तगू है उस पर अदलिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती।
और इसी तरह जब जज साहिबान बेंच के ऊपर बैठ के कोई रिमार्क देते हैं तो जज साहिबान के रिमार्क्स के ऊपर उनकी पकड़ नहीं हो सकती। तो ये तो सियासत की जो बुनियादी सबक है उनमें शामिल है। अब जो बातें फैसल वाडा साहब ने कही हैं, इनके हवाले से मैं आपको एक आधी खबर दूंगा, क्योंकि मैंने पूरी खबर दे दी है अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में, लेकिन मैं इतनी खबर ज़रूर आपको दूंगा कि आपको बात समझ में आ जाए कि ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा साहब की नहीं थी। ये एक बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का प्लान था और कुछ लोगों ने ये प्लानिंग की थी, नामालूम लोगों ने ये प्लानिंग की थी। और मेरी इतलात के मुताबिक कुछ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अफराद को एक ग्रुप बनाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया था। उसमें मेरी इतलात के मुताबिक कुछ लोगों ने रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं हो सका। शायद कुछ लोगों ने उस पर इनकार भी कर दिया था। तो इस पर मैंने थोड़ी सी बात की है मैंने टॉक शॉक में, लेकिन मोटी बात यही है जो मैंने आपको बता दी है कि ये आप जो बात कह रही थी ना, शरारत करने की कोशिश कर रही थी हमारे इरशाद भट्टी साहब से, और इरशाद भट्टी साहब भी बड़े समझदार हैं, वो उस तरफ जाते नहीं हैं। तो इरशाद भट्टी साहब ना अदलिया की तरफ गए और ना दूसरी तरफ गए। तो ये जो आवाज़ नहीं आ रही मुझे, जो मामला है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया है। ये देखिए होता ये है कि ये भी एक हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जो अदलिया है उसमें भी बाज़ ऐसे लोग होते हैं या बाज़ लोगों की ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जिनको उठा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। ये हकीकत है। आप देख लें, जज थे अरशद साहब, वफात पा गए, उनको किस तरीके से बड़ी अहम बात आपने बड़ी अहम बात की, जो लिंक आपने इस्टेब्लिश किया कि ऐसे नहीं हो रहा। तो ये भी बता दें, अब जब इनको बुलाया जाएगा तो तब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तवक्को कर रहे हैं कि वहाँ पर इनका स्टांस होगा या वहाँ पर क्या माहौल होगा? क्या ये प्लान का हिस्सा है कि उसी तरह से ये लोग अभी जिस तरह कह रहे हैं कि कायम रहेंगे अल्फाज के ऊपर और पता नहीं क्या क्या पेश करेंगे अदालत के सामने, या फिर थोड़ा बैकफुट पे जाया जाएगा? देखिए, बात ये है अलीना कि जो बाज़ लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर देते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनकी चूँकि लीगल ट्रेनिंग नहीं है, वो कानूनी और आइनी अमूर के माहिर नहीं है, उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि जो बातें हम कर रहे हैं बाज़ उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इस्तारे इस्तेमाल करते हैं या जो गुफ्तगू करते हैं या जो एविडेंस कहते हैं कि जी हमारे पास ये एविडेंस है। सर मेरा सवाल ये, जो आपने कहा करवा रहे हैं, तो जो करवा रहे हैं उनको वो तो सब कुछ उनको पता ही होगा ना कि क्या इसके रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये भी सोचा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके ऊपर बुला सकते हैं अदालत में, तो फिर उसके बाद क्या आपके ख्याल में प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, इस वक्त एक बात तो क्लियर है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। ठीक है। अदलिया ने इस बात का इजहार खुलकर किया है कि वो इनसिक्योर है और अदलिया के काम में मुदाखलत की जाती है, और जब इस बात का इजहार किया गया है तो अदलिया के वो हलके जो आम तौर पे न्यूट्रल सवर किए जाते थे या वो हलके भी जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट सवर होते थे, वो भी अपने साथी जजेस के साथ खड़े हो गए हैं, और ये वो वाली सूरत हाल आस्ता आस्ता बनती जा रही है। अगर आपको याद हो कि 9 मार्च में जब जनरल मुशर्रफ ने फ़ारग किया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को माजूल किया था चीफ जस्टिस के ओहदे से, तो उसके बाद आपको पता है कि जस्टिस जावेद इकबाल को बनाया गया था, चीफ जस्टिस बनाया गया था, और फिर जस्टिस जावेद इकबाल भी जो चीफ जस्टिस के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और उन्होंने मुतलका लोगों को जिन्होंने उन्हें उस वक्त बनाया था चीफ जस्टिस बनाने में अहम रोल प्ले किया था, और मुझे इस फोरम से बताने दें क्योंकि अभी ये सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त ISI थी और बाकी जो एजेंसियाँ थी, और ज़ाहिर आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, तो उसमें बड़ा रोल था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी में ISI का उस वक्त बड़ा रोल था, और ISI ने पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया था कि इंतज़ार किया गया था जस्टिस भगवान दास का कि वो छुट्टी पर बैरून मुल्क जाएंगे, हिंदुस्तान गए थे वो, तो उसके फौरी बाद वो जो रेफरेंस है वो दायर किया जाएगा। मज़हर अब्बास साहब, ये बताएं आप इस चीज़ को कितना स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, चूँकि शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया है, तो उसकी तो 2 ही रेमेडी होती हैं, या तो अपोलोजाइज़ करें, अपोलॉजी करें, और अपोलॉजी अगर करें तब भी ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उस अपोलॉजी को एक्सेप्ट करे।
या फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो फिर जाहिर है उसमें सज़ा भी हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं। तो मामला इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है, इसलिए कि जो चीज़ हुई है, जो चीज़ें बातें हुई हैं, अगर उसका सीक्वेंस आप देखें तो उसमें नज़र आता है। उसमें सिर्फ फैसल वाउडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें कामरान टिसूरी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अगर आप देखें तो फैसल वाउडा जो इस तरह की बातें करते हैं वो मुझे फैसल रज़ा आब्दी याद आ जाते हैं बाज़-औक़ात। वो भी जुडिशरी के हवाले से इसी तरीके से जो है बाज़-औक़ात वो तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, और उसके बाद आपने देखा कि फैसल रज़ा आब्दी आज कहाँ हैं पता नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है जब ये बात आ रही है कि एक टेंशन चल रही है बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरी, उसमें जब इस तरह की चीज़ें बातें आती हैं, क्योंकि फैसल वाउडा की इस वक्त क्या सपोर्ट है, वो किसी पार्टी के उनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, उनके पीछे कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हुई, उनके पीछे कौन लोग खड़े हुए हैं किसी का बज़ाहिर। लेकिन अगर आप देखें तो नज़र आता है कि फैसल वाउडा के पीछे कोई ना कोई ऐसी क़ुव्वत खड़ी है कि फैसल वाउडा इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना कोई इंडिविजुअल इस तरह की बात जुडिशरी के हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना करे अनटिल अनलेस उसको किसी की सपोर्ट हासिल ना हो। अब अगर हम उसका सीक्वेंस मिलाएं जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है कि किन जजेस को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, किन जजेस को मलाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट शायद उनके हल्के भी ये फील करते हैं कि उनको भी मलाइन किया जा रहा है और उनकी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा। अब ये जो सिलसिला है ये किस तरफ लीड करेगा, ये बड़ा डेंजरस पॉइंट है। और ये अगर चीज़ आगे बढ़ती है, जो कि मुझे लग रहा है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो फिर सिस्टम को काफ़ी ख़तरा लाहक हो सकता है अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फैसल वाउडा साहब ने एक और बात की जी, उन्होंने जहाँ इस तरह की बात की, उन्होंने ये भी साथ में कहा, जो कि मुझे लगता है कि जुडिशरी के अंदर उन्होंने कुछ ये सिलसिला करने की कोशिश की है कि शायद कुछ जजेस दूसरे अंदाज में, उन्होंने कहा मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने जा रहा हूँ। अब ये उन्होंने ख़ास तौर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक ईमानदार जुडिशरी के सामने जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने जा रहा हूँ। ये सारी बातें जो हैं ये ऐसी नहीं है कि इनको हम नॉर्मल लें। ऐसा क्यों कहा मज़े साहब उन्होंने? मेरे ख्याल में उन्होंने शायद, हो सकता है वो फैसल वाउडा साहब खुद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक तासुर ये मिलता है कि शायद उन्होंने जुडिशरी के अंदर भी कुछ जो है एक बज़ाहिर जो नज़र आता है, बाद अख़ात हम ये बात करते रहते हैं कि शायद जुडिशरी भी डिवाइडेड है, जुडिशरी में दो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आते हैं। शायद उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की हो उसमें। लेकिन ये जाहिर है इस वक्त तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी उन्हें साबित, वो कैसे कह रहे हैं कि उन्हें साबित करना पड़ेगा कि प्रॉक्सी क्या है। तो उन्होंने तो अतहर मिनल्ला साहब ने तो नाम नहीं लिया उनका। ये सारा जो सिलसिला है मेरा ख्याल है ये इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है, क्योंकि या तो आज ये हो जाता, ये चीज़ टल जाती, एडजर्न हो जाती। आज दोनों को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू होने के माने ये हैं, शो कॉज इशू होने के माने ये हैं कि या तो आप माफ़ी मांगे या फिर आप अपने खिलाफ। और आपको नहीं लगता कि वाडा साहब माफ़ी मांगेंगे, मुस्तफ़ा कमाल माफ़ी मांगेंगे? मुझे लगता नहीं, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं है अगर कोई बैकिंग नहीं हुई तो माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, अगर बैकिंग हुई तो शायद नहीं मांगेंगे। चलें ठीक है, देखते हैं मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, जिसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दे दी है 15 दिन की। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने अगर वाजिबात अदा ना किए, लोड शेडिंग का मसला हल ना किया, तो फिर कश्मीरियों के सामने जिस तरह से वो निकल आए थे तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी निकल आएंगे और चढ़ाई कर देंगे वफाक के ऊपर। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। साथ ही साथ कहा वापडा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की धमकियां जो इससे पहले भी दे चुके हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दिया गया बयान अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक जो कि बड़ा ही दिलचस्प। वो कहते हैं कि
जो वज़ीर आला बने हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, वो उसके पीछे कोई वजह है। उनका अच्छा बच्चा है अली अमीन गंडापुर, और उन्होंने कहा कि सिर्फ खान को दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है, वरना सब कुछ सही है, सब कुछ सेट है। ये जो बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, इसमें कितना वजन है भट्टी साहब? पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पहले बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू पे या एक फरमुदात पे आपको याद होगा, एक मरतबा असम्बली में उन्होंने कहा कि खान साहब ये शाह महमूद कुरैशी साहब पर नज़र रखिएगा, गौर कीजिएगा, पता कीजिएगा कि ये कौन हैं। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान भी कहते हैं कि मुझे परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी पे प्यार भी आता है और हैरत भी होती है कि जिन पर तकिया था वो छोड़ गए और जिनका था कि ये छोड़ जाएंगे वो खड़े हुए। तो ये जो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, अब इसमें सदाकत है या नहीं है, लेकिन तरीके इंसाफ का भी एक बड़ा धड़ा ये समझता है कि शायद अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं। ये वजह उसकी ये है कि जितने भी कैंडिडेट थे वजारत आला के केपी में, उनमें से किसी को टिकट ही नहीं मिला सूबाई असम्बली का, कुछ हार गए। और फिर दूसरी बात है उनका वो जो इफ्तार डिनर पर जाना, उनकी बैकडोर मुलाकातों की खबरें वगैरह वगैरह। लेकिन शायद एक ये वजह भी हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर ज़्यादा वो जारहाना मूड में नज़र आते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैडम शेख आप वापस इस सवाल पर आइए कि सवाल ये अब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के तल्ख बयानात को आप एक तरफ रखें, इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इनकी धमकियों को एक तरफ रखें, इनके गैर ज़रूरी जारहानापन को एक तरफ रखें, इनकी चमुखी लड़ाइयों और इनकी चढ़ाइयों की बातों को एक तरफ रखें। मुझे समझ नहीं आती मैडम शेख कि ये वफाक जो है शहबाज हुकूमत, ये क्यों नहीं मसाइल हल कर रही केपी के वाजबात क्यों नहीं दे रही, केपी की तकर्रियों तबादले के हवाले से जो इनका इख्तियार है वो क्यों नहीं पूरा कर रही। ठीक है, लोड शेडिंग का मामला जेन्युइन मामला है। 18 घंटे अगर लोड शेडिंग एक सूबे में होती है और दूसरे सूबे में नहीं होती तो क्यों हो रही है और ये क्यों मसला हल नहीं कर पा रहे। मैडम शेख ये क्यों हमारा मिजाज बन चुका है कि हम पहले राई का पहाड़ बनाते हैं और फिर इस पहाड़ जैसे मसले को हल करने में लग जाते हैं। अब आज़ाद कश्मीर का मामला देख लें, 1 साल से एहतजाज होता रहा। अच्छा, बात आपने भट्टी साहब, सवाल आपने बिल्कुल अपनी जगह सही उठाया है, लेकिन मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की धमकी है उनको साइड पे रख दें। क्यों साइड पे रखूं, क्या उनमें कोई दम नहीं है? नहीं मैडम शेख, मैं उस पे आता हूँ। जल्दी से मुझे बता देना, टाइम शॉर्ट है, फिर जल्दी से मुझे बता दें क्यों साइड पे रखूं। आप समझते हैं वो दे दीजिएगा नहीं, सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझ आ जाएगी कि आज़ाद कश्मीर का मामला 1 साल से चलता रहा, जानी और माली नुकसान हुआ, उसके बाद खैर से 23 अरब का पैकेज हो गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ जी? पंजाब में ज़राअत का जनाजा पढ़ाया जा चुका, किसान रुल गया, कहा हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ों को साथ साथ ही हल करना चाहिए। भट्टी साहब, लेकिन ये बता दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कर रहे हैं उनकी धमकियों को क्यों सीरियसली ना लें? मैडम शेख, जब आप उनके मसाइल हल करें, एक मरतबा जो उनके गिले हैं या शिकवे हैं वो दूर करें, उसके बाद अगर वो धमकियां देते हैं तो उनको आप सीरियस लें, उनके खिलाफ जो करना चाहते हैं करें। मगर जो उनके मसाइल हैं वो सूबे के वज़ीर आला हैं, वाजबात उनके मिल नहीं रहे, उनकी बिजली मसला हल नहीं हो रहा, उनका तो उनको हक है कि वो धमकियां लगाएं, हल नहीं हो रहा। नहीं, मुझे ऐसा तासुर मिला था कि आपने कहा ना उनको साइड पे रख दें, तो मुझे आपकी बात से ऐसा तासुर मिला, आप कहना चाह रहे हैं कि उनमें कोई वजन नहीं है, वो ऐसे ही धमकियां लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि अपेरेंटली। जी मैडम शेख, अब आप इसको इसी तरह कर लें। अब वो क्या करें इसके अलावा, बताएं। अच्छा सर, क्या करें? वो आ गए, शहबाज शरीफ साहब मिल गए, सारों से तरले मिनते कर गए। मुझे एक चीज बताएं जल्दी से, आप समझ रहे हैं बिलावल भुट्टो की बात में बिल्कुल वजन है, ये राय पाई जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब सेटिंग से आए हैं, अच्छे बच्चे हैं? नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेटिंग से आए हैं और बिलावल भुट्टो में वजन है। मैं कह रहा हूं कि ये ख्याल तरीके इंसाफ में है और तरीके इंसाफ का ख्याल ये समझता है। मेरा ख्याल मैडम शेख, तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है। लेकिन ये है कि अली अमीन, आपने पिछली दफा मुझे कहा नहीं, आपने मुझे पिछली दफा कहा बिल्कुल, आपने मुझे पिछली दफा कहा बिल्कुल ऐसा ही है, और मुर्शद पाक की तरफ से आए हैं गंडापुर साहब। जी नहीं, ये तो आपने ये नहीं पूछा ना कि किस, ये तो मैंने बिल्कुल कहा था कि ये इमरान खान साहब की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, ये मुर्शद पाक की चॉइस थे। अच्छा,
तो अगर मुर्शिद पाक की चॉइस है और सब समझते हैं कि सेटिंग से, तो क्या मतलब मुर्शिद पाक सेटिंग करा रही हैं? मुर्शिद पाक के बारे में कुछ ना कहें मैडम शेख, आप बार बार अपनी लाइन क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, एक भट्टी साहब, तस्वीर है बस, सिर्फ भट्टी साहब ने जवाब नहीं देना बस। बेनज़ीर आप बताइएगा, बिलावल की बात, बिलावल ने ऐसा क्यों कहा और उसमें कितना वजन हो सकता है, और अली अमीन साहब जो धमकियां लगा रहे हैं, अब वो कितनी संजीदा है? लिया देखिए, मुझे तो नहीं पता कि वो किसको उन्होंने किसके अच्छे बच्चे हैं किसके नहीं हैं, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्यों उन पे इस किस्म का इल्ज़ाम लगाऊं। लेकिन ये बात ठीक है कि वो धमकियां देते रहते हैं जब से वो वज़ीर आला बने हैं, और फिर वो डेडलाइन और अल्टीमेटम भी देते रहते हैं, डेडलाइन भी देते रहते हैं। आपको याद है पुलिस के बारे में भी उन्होंने कहा था 1 हफ़्ते में FIR ख़त्म करें वरना बद सज़ाएँ हो जाएंगी, हमारे पहाड़ों को कोई हाथ लगा के दिखाए हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। वो इस किस्म के बयान देते रहते हैं। तो इस हद तक मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात ठीक है कि शायद वो सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए इस किस्म के बयान देते हैं, और शायद उनको वज़ीर आला बनाया भी इस वजह से है ताकि वो थोड़ी सी टेंशन रहे और ज़रा PTI ज़रा रेलिवेंट रहे, इस किस्म की वो बातें करते रहे, जो मेरे ख्याल से सिर्फ बातों की हद तक है। लेकिन अलीना, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो बात उन्होंने आज कही है लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे एहतजाज हुआ, हालात बहुत ख़राब हुए और फिर हुकूमत में सारे उनके मुतालबात माने, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। आप देखिए अभी किसान भी जो हैं वो पंजाब में एहतजाज कर रहे हैं, अभी बजट आने वाला है, IMF की शराइत जो भी होंगी, उसके बाद अगर महंगाई बढ़ती है तो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस मामले पे हुकूमत को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। बड़ा आलमी है कि ऐसे एहतजाज होते हैं फिर ही हुकूमत लेती है। लेकिन एजाज, हमें ज़रा बताइएगा, ये खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात का मसला है क्या? मामला जो खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात का है, ये आज का मामला नहीं है, ये हर दौर में इस तरह के तनाज़ात सूबों में और मरकज़ के दरमियान रहते हैं, और सूबों और मरकज़ के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको बैठ के हल किया जाता है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि वो जो सियासत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ सियासत नहीं है, वो तौहीन की और धमकी की सियासत कर रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की उन्होंने, और बड़ी अफसोसनाक लैंग्वेज थी, और मुझे अपेरेंटली लग ये रहा था कि शायद फैसल करीम कुंडी भी उसी तरीके से जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये देख के खुशगवार हैरत हुई कि फैसल करीम कुंडी ने बड़े ठंडे दिल से, बड़ा सियासी अंदाज से, बड़े नपे तुले अंदाज में जवाब दिया कुंडी ने भी इस्तेमाल की थी। अब बात ये है, अब मामला ये है कि फैसल करीम कुंडी के बारे में आप जब मुसलसल एक दिन भी इस तरह का बयान देंगे, दूसरा दिन भी इस तरह का बयान देंगे, तो रिडिक्यूल तो आप करेंगे ना। अब मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इलेक्शन लड़ा है वो एक सेटिंग के तहत लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो बड़े नाम हैं उनका जिक्र किया जाए तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इलेक्शन में उन्होंने शिरकत की। आपको पता होना चाहिए और आपको पता है यकीनी तौर पे कि 9 मई के जो मामलात थे उनमें भी जो अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जाता था, लेकिन आपको पता है उसके बावजूद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जो सेटिंग है वो बनाई, और इस्लामाबाद में भी जो मुतलका पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर अपने इनरोड्स बनाए और उनको इलेक्शन भी लड़ने की इजाज़त दी गई। और इलेक्शन से पहले ज़ाहिर सियासतदान हैं, वो रास्ता बनाना जानते होते हैं, और इलेक्शन से पहले वो कहा करते थे कि देखें जी आप मुझे मौका दें, मैं सारी चीज़ें जो हैं मुझे पार्टी के अंदर रह के काम करने दें। और बाय द वे ये जो ऑफ़र है ये परवेज़ खटक साहब ने भी दी थी। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि आप मुझे पार्टी ना छोड़ने का कहें, लेकिन दबाव था। और परवेज़ खटक साहब ने तो ये कहा था मुतलका हलकों को कि अगर आप मुझे पार्टी में रहने देते हैं तो मैं पार्टी में रह के ज़्यादा आपके मफादात को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ
दैन इस बात की कि मैं बाहर निकलूँ। लेकिन उन पे इतना दबाव डाला गया कि वो पार्टी से बाहर हो गए, और ये तजर्बा शायद करने वाले कर चुके थे, इसलिए अली अमीन गंडापुर को पार्टी छोड़ने का नहीं कहा गया और ये सोच के रखा गया कि ये हमारा एसेट के तौर पे शायद काम करेंगे। अब वो जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए हैं तो जाहिर है उन्होंने अपने पार्टी लीडर को भी खुश रखना है और पार्टी पॉलिसी को भी लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पार्टी लीडर की मंशा के ऊपर वो वज़ीर आला बने हैं। तो अब वो शायद उस तरह से कंट्रोल में नहीं रहे हैं। अगर बहुत सारे और लीडरों का भी बात करें तो वो जो पावर कॉरिडोर से वो कौन से बहुत सारे और लीडर आने, बहुत सारे वो मिसाल के तौर पे शिबली फराज जो है ये सेनेट में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मैं एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि जब जिन दिनों यहाँ पर सेनेटर्स की गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो आपको ये जान के हैरत होगी कि इस्लामाबाद पुलिस को एक ताकतवर अफसर का फ़ोन आया, जिसे नामालूम अफराद हम कहते हैं ना, उनका फ़ोन आया ताकतवर अफसर का। तो उस ताकतवर अफसर ने इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर को कहा कि श्री मज़ारी फ़लाँ जगह हैं, उनको गिरफ़्तार कर लें, फवाद चौधरी फ़लाँ जगह पे हैं, उनको गिरफ़्तार कर लें, और फ़लाँ जगह पे है। आपको याद हो यहाँ से 3-4 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट गिरफ्तार हुए थे। तो उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जी वो शिबली फराज साहब भी इस्लामाबाद में, हाँ हमारी जो स्पेशल ब्रांच है उसकी तरफ से इतला है कि शिबली फराज साहब फ़लाँ जगह पे है। तो उन अफसर ने कहा कि नहीं, उनकी तरफ नहीं जाना, वो अपने ही आदमी है। अच्छा। तो ये इस तरह नहीं। और आप देखें शिबली फराज साहब जब से निकले हैं, आप देखें बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सेनेट का इजलास में जो उन्होंने गुफ्तगू की है या सेटिंग के लिए इस एंड के ऊपर क्या है, वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। मज़े साहब देखिए, तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि कोई फ्रेंडली अपोजिशन का तासुर जाए, और इसीलिए अगर आप देखें जिस तरह हमने 2013 और 2018 में देखा बिटवीन PMLN और पीपल्स पार्टी, और जो फ्रेंडली अपोजिशन का तासुर हुआ उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो चाहते कि एक सख्त अपोजिशन का तासुर जाए। जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन वो जो डिमांड कर रहे हैं वो NFC उसकी नहीं बात कर रहे, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाने की बात नहीं कर रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो वहीं से होगी। वो बात कर रहे हैं कि जी अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं मार्च कर लूँगा, तुमने ये नहीं किया तो मैं टेक ओवर कर लूँगा। वो उस तरह के बयानात दे रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करे। इंटरवीन इस वजह से नहीं कि वो कोई उनको पैसे दे दें या वो करें, लेकिन कोई सख्त इक़दाम करे फेडरल गवर्नमेंट। क्या मतलब वो जिस तरह अटेम्प्ट, वो तो यही चाह रहे हैं ना। अब जिस तरीके से अगर आप फ़र्ज़ करें वहाँ वो लोड शेडिंग के हवाले से उधर कोई टेक ओवर कर लेते हैं, या और कोई फेडरल गवर्नमेंट फेडरल इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लेते हैं, तो क्या होगा? कॉन्फ्रंट्रेशन होगी ना। तो वो चाह रहे हैं मेरा, और हो सकता है भट्टी साहब की इंफॉर्मेशन या वो सब दुरुस्त हो, मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर वॉज इमरान चॉइस, वो किसी और की चॉइस नहीं है, वो इमरान खान की चॉइस है। इमरान खान को इस तरह के एग्रेसिव लोग पसंद हैं। इमरान खान को जो खड़े रहें, जो डट जाएं, जो इस तरह की एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो उनका नेचर है। वो आप देख लें कि वो इसी तरह के क्राउड को पसंद करते हैं, इस तरह के। असल चीज़ ये कि इससे 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत से सब्जेक्ट अब प्रोविंसेस के पास हैं। तो पहले देखिए, सिंध गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट, जी सर, ये किसी भी एनालिस्ट के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है कि आप एनालाइज करें कि सिंध गवर्नमेंट ने 15 साल में क्या किया और KP गवर्नमेंट ने 13-14 साल में क्या किया, क्योंकि उनकी भी ये थर्ड कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट है, इनकी भी ये थर्ड कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट है। तो बिलावल भुट्टो को सिंध केस पेश करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, वो किसके कहने पर कर रहे हैं, वो तो हम बहुत से लोग फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कौन तब्दीली लेकर आया। तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस का एक चार्ट पेश करना चाहिए। बता दीजिएगा क्या फायदा होगा अली अमीन गंडापुर को इस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो जान के देखिए फायदा ये होगा कि वो ये केस पेश कर रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN की या एस्टैब्लिशमेंट की बैक्ड गवर्नमेंट है, वो सूबे को डिप्राइव कर रही है। ठीक है, उससे वो ये चाह रहे हैं कि उनका तासुर ये नहीं मिले कि नवाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर गुडी हैं। अली अमीन गंडापुर जाके मिलते हैं, शहबाज शरीफ उन्हें इनवाइट करते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का भी समझ में नहीं आ रहा, बजाय इसके कि आप इंगेज करें।
बजाय इसके कि वो दावत दें शहबाज शरीफ, अली अमीन गंडापुर के। इसमें बात बहुत अच्छी थी कि बजाय मामला जब नहज पे पहुंच जाते हैं इसके एहतजाज हो, जलाओ घिराव हो, हमने देखा आज़ाद कश्मीर में कितनी सूरत हाल बनी, इससे पहले ही चीज़ों को इंटरवीन करके तो ज़रा सुलझाने की तरफ लेके जाना चाहिए। आई होप इससे नोट्स लेगी हमारी वफाकी हुकूमत भी। और आई एम सॉरी, आई नो आप लोग कुछ कहना चाहते थे बट हमारे पास प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।